टू लखनऊ नामा अकेडमी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जितने भी आपके क्लासेस हैं वो प्रॉपरली चलती रहें। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक नया टॉपिक, दैट इज़ द शेप्स ऑफ वायरसेस। ये बीएससी बॉटनी के बच्चों के लिए हैं एंड इज़ ऑल्सो फॉर द माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स, दे कैन ऑल्सो सी इट। तो यहाँ पे लिखा है शेप्स ऑफ वायरस। शेप्स ऑफ वायरस कैसे होते हैं बैक्टीरिया के, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बैक्टीरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर मैं यहाँ पे लेट मी ड्रॉ ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, ठीक है। तो वायरस कैसे कितने पार्ट में डिवाइड होता है, अगर मैं बैक्टीरिया मैंने पढ़ा दिया है, बैक्टीरिया अगर नहीं पढ़ा है आपने तो प्लीज़ उसे पढ़ लीजिएगा। वायरस जो है बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होगी उसकी कवरिंग कि ऊपर की लेयर उसकी किस चीज़ की बनी हुई है, और दूसरी होगी उसका सेंट्रल कोर, ठीक है, जहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल होगा। सेंट्रल कोर आपकी जो कवरिंग होगी वो कैस्पिड की हो सकती है, कैप्सिड जो होता है उसके आउटर कवरिंग होती है, कैप जिसको बोलते हैं, और इन्वेलप हो सकता है। इन्वेलप जैसे हम लोग इन्वेलप के अंदर सारी चीज़ें रखते हैं, वैसे इनके पास भी इन्वेलप होता है और ये बाकी अपनी सारी चीज़ें उसके अंदर रखते हैं। सारे बैक्टीरिया में ये नहीं दिखाई देता है इन्वेलप, कुछ बैक्टीरियाज में ये दिखाई देता है। सेंट्रल कोर में आपका न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। न्यूक्लिक एसिड में आपके डीएनए और आरएनए होते हैं। फिर आपका मैट्रिक्स प्रोटीन आ जाता है। मैट्रिक्स प्रोटीन में आपके ये भी सारे वायरसेस में नहीं मिलते हैं, कुछ वायरसेस में ही मिलते हैं ये। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। कवरिंग होती है, कवरिंग किस चीज़ की बन सकती है, या फिर तो कैप्सिड की बनी होगी या फिर तो इन्वेलप की बनी होगी, ठीक है। इन्वेलप सारे वायरसेस में नहीं दिखाई देता है। कवरिंग और सेंट्रल कोर में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होंगे जिसमें आपके डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होंगे, और मैट्रिक्स होगा जिसमें प्रोटीन होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर अप करेंगे कि कौन कौन से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वायरस जैसे मैंने पहले भी बता के रखा कि बहुत स्मॉल होते हैं, दैट मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी सीन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप एज रेजोल्यूशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप इज लिमिटेड टू अबाउट 200 नैनोमीटर। हमारा जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इतने छोटे होते हैं वायरसेस। जैसे कि मैंने वेरिएशंस भी आपको जब वायरस का स्ट्रक्चर बताया होगा तब मैंने बताया होगा कि वेरिएशंस बहुत होते हैं वायरस के स्ट्रक्चर में। कुछ इतने छोटे होते हैं कि हमको वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत वेरी करते हैं स्ट्रक्चर में। दे साइज रेंज क्या होती है इनकी, 0.02 से 0.3 मिलीमीटर या नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर में 20 से 300 डायमीटर होगा इनका। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतने डायमीटर के वायरसेस हमको जनरली लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देने वाले हैं। मोस्ट वायरस आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। कुछ वायरस जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं बैक्टीरिया से भी, जिसमें हम पोलियो वायरस को रख लेते हैं, विच इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। एंड इट्स अबाउट 28 नैनोमीटर इन डायमीटर। सम ऑफ द लार्जेस्ट वायरसेस जिसको हम बोलते हैं वो कौन से हो सकते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ द वेरी स्मॉल बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। मतलब जो सबसे लार्जर बैक्टीरिया आपका वायरस होगा वो भी आपके सबसे छोटे बैक्टीरिया के बराबर होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, खुद ही आप सोच सकते हैं इसके बारे में। अब अगर मैंने जैसे भी आपको बताया है कि वायरस मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, प्रोटीन, कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, दैट इज विल बी योर वायरल जीनोम। जैसे कि मैंने बताया, जो मैंने आपको बताया कि कवरिंग होती है और सेंट्रल कोर होता है, दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। कैप्सिड क्या होता है एंड वायरल जीनोम क्या होता है, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोकैस्पिड। आई रियली डोंट नो कि मेरे मुंह से कैस्पिड ही क्यों निकलता है हमेशा, ये कैप्सिड है, ठीक है। दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए इज़ द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द। अगर न्यूक्लिक एसिड हम देखते हैं तो उसमें डीएनए और आरएनए होगा, और डीएनए और आरएनए के बजाय मतलब अगर आप इनको हटा देंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो फिर हम आपका डिजीज़ कैसे कॉज करेंगे। तो डिजीज़ कॉज करने के लिए न्यूक्लिक एसिड इज़ मोस्ट इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरस, और यही डिजीज़ कॉज करवाता है होस्ट में, क्योंकि यही ट्रांसक्रिप्शन करता है होस्ट का जीनोम लेकर, मतलब होस्ट के मैकेनिज्म को लेकर अपना जीनोम
ट्रांसक्रिप्ट करवा रहा होता है। ये मैंने बताया है कि आपकी वायरल सिमेट्री कौन कौन से तरीके की हो सकती है जो आपके कोर्स में आएगी। हेलिकल हो सकती है, आइकोसाहेड्रल हो सकती है और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अब ये सिमेट्री है क्या? अलग अलग तरीक़ों से वायरसेस मिलते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के वायरसेस मिलते हैं और उनकी अपनी कुछ सिमेट्री होती है प्रोटीन की, कि उन्होंने प्रोटीन ऐसे लगा के रखा है, कुछ ने प्रोटीन ऐसे लगा के रखा है, इस तरीके से लगा के रखा है, कुछ ने हेलिकल बना के रखा है, कुछ ने आइकोसाहेड्रल बना के रखा है, कुछ ने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो इस हिसाब से आपकी क्या होती हैं, वायरल सिमेट्रीज होती हैं आपके एग्ज़ाम में जो आ सकती हैं। अब अगर मैं ये देखूं तो ये नॉर्मल वायरस बैक्टीरियोफेज का आपका डायग्राम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको कैप्सिड दिखाई दे रहा है और ये आपका आइकोसाहेड्रल का है, ठीक है। टीएमवी वायरस नॉर्मली अगर आप देखेंगे आगे भी तो आपको काफ़ी वायरसेस दिखाई देंगे, ठीक है। ये कैप्सिड है, कैप्सिड हेड होता है, कैप्सिड हेड, उसके अंदर ही आपका न्यूक्लियस। देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस का ही मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपका हो गया कैप्सिड हेड, ठीक है। जो कैप्सिड हेड है आपका इतना पार्ट, दिस इज़ अ कैप्सिड हेड। उसके अंदर आपका न्यूक्लिक एसिड है जिसमें आपका न्यूक्लियर जीनोम होगा, ठीक है। उसमें भी आपका ये क्या है, टेल है, मतलब एक कॉलर है, कॉलर मतलब नेक का हिस्सा, और ये शीथ है, शीथ जो कि आपकी प्रोटीन से पूरी बंधी हुई होगी। ये बेस प्लेट है और इसको स्पाइक्स बोलते हैं, जिसके थ्रू बैक्टीरियोफेज क्या करता है, किसी भी होस्ट के अंदर जाता है। और कॉलर और शीथ को दोनों को मिलाकर हम टेल बोलेंगे, और ये टेल फाइबर है। टेल फाइबर ही जाकर स्पाइक्स जो होते हैं वही जाकर क्या करते हैं, बेस प्लेट पर जाएंगे, बेस प्लेट रखेंगे सरफेस पे एंड देन स्पाइक्स को अंदर कर लेंगे होस्ट के, ताकि वो जाकर आराम से वहाँ से जा सकें, गो थ्रू दैट प्लेट। अब यहाँ पे 3 तरीके के वायरस आपको दिख रहे हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस दिखाई दे रहा है, टोबैको मोज़ैक वायरस दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, दैट इज़ HIV। दीज 3 वायरसेस आर वेरी कॉमन, जिसको हम नॉर्मली पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में मैंने आपको शायद जब वायरस का जीनोम स्ट्रक्चर बताया था, लेक्टिक और लाइटिक साइकिल बताई थी, तभी मैंने आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ा दिया था, ओके। अब अगर मैं देखूं तो ये जो वायरस हैं वो प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देख लिया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो HIV होता है वो हमारा एनिमल्स में पाया जाता है, हमारे स्पीशीज़ में भी पाया जाता है। टोबैको मोज़ैक वायरस इज़ अ प्लांट वायरस। स्पेशली जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं प्लांट में, ठीक है। और इन्हीं के अलग अलग तरीके की सिमेट्री के बारे में देखिए, तीनों के स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही डिफरेंट तरीके के दिखाई दे रहे हैं। एनिमल में कुछ अलग दिखाई दे रहा है, प्लांट में कुछ अलग तरीके का दिखाई दे रहा है, बैक्टीरियोफेज अलग ही तरीके का है। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी सिमेट्री जो होती है प्रोटीन की वो अलग अलग होती है। तो वही हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा सिमेट्री और कौन कौन से तरीके के वायरस हम लोगों को मिल सकते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ है वो है कैप। यहाँ पे देखिए मैंने स्पेलिंग भी, आई हैव रिटन इट रॉन्ग, दिस इज कैप्सिड, ओके। कैप्सिड है बेटा, कैप्सिड, हेयर इट इज़ ऑल्सो राइट, कैस्पिड नहीं है, कैप्सिड है, ओके। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, यू हैव टू डू इट। जब भी आप इसको लिखिएगा तो प्लीज़ इसे कैप सिड लिखिएगा, क्योंकि ये होता भी कैप है, ऊपर की कैप लेयर होती है, प्रोटीन कोट होता है जो प्रोटेक्ट करता है वायरल जीनोम को। कैप्सिड का मतलब ये होता है कि अंदर उसके वायरल जीनोम होगा और वो उसको पूरा कवर करके रखा होगा, ठीक है। किससे, केमिकल से, और कवर करने की और प्रोटेक्ट करने की किस चीज़ से, आपके जितने भी वायरल जीनोम है उनको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, केमिकल और फिजिकल डैमेज हो सकता है उनमें, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प द वायरस टू एंटर इनटू द होस्ट। कैप्सिड होता है जो एंटर करने में काम करता है, ओके। कैप्सिड हेल्प इन असेंबली एंड पैकेजिंग ऑफ द वायरल जीनोम ड्यूरिंग द वायरल एप्लीकेशन। रेप्लिकेशन के टाइम पे भी ये क्या करता है, हेल्प करता है कि कैसे आपको असेंबली करनी है, कैसे आपको अलग अलग तरीक़ों से दिखाई देना है, ताकि आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दैट इज़ रेप्लिकेशन फेज, कंप्लीट हो सके। दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट यूनिट, जो भी आपके आएगी उसमें हम लोग इसको देखेंगे। One of the most important function of the caspid is that it induces the protective immune response in होस्ट। तो होस्ट में क्या करता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स भी, ऑफकोर्स ये बात है, जब वायरस जाएगा तो वायरस के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो होस्ट के सिस्टम में क्या आ जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स होने लगेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हमको वायरस में, जब हमने देखा कि ये वायरस जो इफ़ेक्ट करता है प्लांट को करे या एनिमल को करे, तो उनके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। जो होस्ट होता है वो अपना एक एंटी वैक्सीन या फिर एंटीजन बनाने लगता है उसके खिलाफ,
तभी तो हमको वैक्सीनेशन का पता चल पाया था, ठीक है, कि हाँ कैसे बनता है। तो यही मैकेनिज़्म हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों को पता चला था कि हाँ होस्ट की बॉडी भी अपने आप को इम्यून करने के लिए रिस्पॉन्ड करती है। जो कैप्सिड होता है वो एक्ट करता है एंटीजन की तरह इन द होस्ट एंड इन्वोक द एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स। जैसा कि मैंने बताया कि वो कैसा काम करता है, वो एंटीबॉडी बेस्ड इम्यून रिस्पॉन्स लेने के लिए एंटीजन की तरह काम करता है। जो फर्स्ट लेयर डिफेंस आपका होता है होस्ट वायरल इन्फेक्शन का, फर्स्ट लेयर डिफेंस की हमको एंटीबॉडी बनानी है। एंटीबॉडीज लॉक करती हैं आउटर सरफेस ऑफ द प्रोटीन ऑफ द वायरसेस एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द सेल्स। ठीक है, होस्ट के सेल्स को क्या करती हैं, ये पहले ही उसके कैस्पिड को या प्रोटीन को जो बना रहा है जिससे वो आएगा अंदर, उसी को हटा देती हैं, मार देती हैं। तो हमारी जो वैक्सीनेशन होता है वो भी यही काम करता है। वो या फिर तो वो प्रोटीन ही ख़त्म कर देगा जो उस वायरस को अंदर आने के लिए बना रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन फेज़ को रोक देता है कि या फिर तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर बन गया है तो उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, एंटीबॉडी का काम ही यही होता है, वो लॉक कर देता है आउटर सरफेस प्रोटीन को। द कैप्सिड, गिव मी अ सेकेंड, यस, जो कैप्सिड होता है वो कंस्ट्रक्ट होता है नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल का। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स को हम बोलते हैं प्रोटोमर बोलते हैं स्ट्रक्चरल सब यूनिट को उनकी। जो प्रोटीन अरेंज होता है, जो प्रोटीन हमारे मॉलिक्यूल्स जो अरेंज होंगे जीनोम में, वो प्रिसाइजली जीनोम में अरेंज होते हैं और रेपिटेटिव पैटर्न में होते हैं। जैसे अगर हमने टोबैको मोज़ेक वायरस में भी देखा तो वो रेपिटेटिव पैटर्न में उसी तरीके से अरेंज होगा। अगर हेलिकल है तो हेलिकल में ही वो बार बार पूरा जब तक कि जीनोम को कवर नहीं कर लेता तब तक वो उसी पैटर्न में चलता रहेगा। ठीक है, तो सम वायरसेस हैव सिंगल टाइप ऑफ प्रोटोमर्स इन देयर कैप्सिड, और कुछ कुछ के पास डिफरेंट होते हैं। मतलब प्रोटोमर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक आध प्रोटोमर से भी उनका काम चल जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में हैं, लार्जर स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स इन द प्रोटीन कोड आर कॉल्ड कैप्सोमेर। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रोटीन है तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो उनके कैप्सिड को कवर कर रही है और जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रही है तो उसको हम कैप्सोमेर बोलेंगे। बेस्ड ऑन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोस कैप्सिड ऑल्सो गिव देयर सिमेट्री टू द वायरस। सिमेट्री भी देते हैं वायरस को, अलग अलग वायरसेस अलग अलग सिमेट्री के होंगे। अब हेलिकल सिमेट्री क्या होती है पहले मैं आपको बताऊंगी, एक रफली आइडिया दूंगी, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो पहली चीज़ जो हेलिकल सिमेट्री की आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हेलिकल सिमेट्री और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री आपके बहुत बार आई है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी ठीक ठाक तरीके से इसको समझा देती हूँ। मेनली यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है हेलिकल सिमेट्री में वो टोबैको मोज़ेक वायरस का लिया है। ठीक है, तो क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन को बचाने का। ओके, तो मैं कलर चेंज करती हूँ। सपोज़ कि ये आपका प्रोटीन है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल को कवर अप करना है ताकि ये जेनेटिक मटेरियल कोई भी डैमेज ना हो पाए, फिजिकली और केमिकल डैमेज ना हो पाए इसके ऊपर, तो हमें इसको कवर अप करना है। तो हम कवर अप कैसे करेंगे, तो इनका पर्पस जो होता है सिमेट्री का वो जेनेटिक मटेरियल को कवर अप करने के लिए होता है। सेवरल राउंड्स ऑफ प्रोटीन, जैसे मैंने बोला था अगर कैप्सोमियर है, प्रोटोमर्स हैं, तो उनके सेवरल पैटर्न्स होंगे जो उनको अलग अलग सिमेट्री देते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, इसके जो कैप्सोमेयर हैं प्रोटीन के वो गोइंग टू ऐड ऑन होते रहेंगे टू कवर द जेनेटिक मटेरियल। ओके, डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस डायरेक्शन में वो हो रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो आपका क्या कहते हैं, जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो कुछ इस तरीके से पूरे जेनेटिक मटेरियल को कवर अप करके रखे होता है। ओके, अभी हम आगे देखेंगे इसको। अब इसमें भी जो ऊपर का पार्ट होगा वो कैप्सोमेयर का होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोमर्स इसमें प्रेजेंट होंगे। बीच का पार्ट कुछ होगा टैग्यूमेंट्स का। टैग्यूमेंट्स क्या काम कर रहे होंगे, टैग्यूमेंट्स जोड़ कर रख रहे होंगे, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। टैग्यूमेंट्स हर एक जो ये फोल्ड हो रहा है उसको जोड़ के रखेंगे। सबसे नीचे जो होता है वो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन होता है। टैग्यूमेंट इज ऑल्सो प्रोटीन, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग प्रोटीन होता है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन।
ठीक है, प्रोटीन होता है। स्कैफोल्डिंग प्रोटीन क्या होता है, यही चीज़ जो होगी वो सबसे पहली बार टेगुमेंट से ज्वाइन करेगी और तो आपके जेनेटिक मटेरियल को रोक के रखेगी, मतलब कवर अप करेगी। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो यही होगी, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो जो सबसे पहले आपके डीएनए से, मतलब वायरस के डीएनए से चीज़ मिलेगी, वो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, वो चीज़ होगी स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। तो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन मिली। अब स्कैफोल्डिंग प्रोटीन क्या करेगी, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन से मिलेगी। स्ट्रक्चरल, लेट मी राइट इट वंस अगेन सो आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये क्या है। ओके, डीएनए होगा, आपका स्कैफोल्डिंग प्रोटीन होगा। स्कैफोल्डिंग प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन से मिलकर बनेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन को मिलने में कौन हेल्प कर रहा होगा, मतलब आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन को स्कैफोल्डिंग प्रोटीन और डीएनए प्रोटीन से मिलने के लिए कौन हेल्प कर रहा होगा, टेगुमेंट प्रोटीन। टेगुमेंट प्रोटीन, और यही आपका हेलिकल स्ट्रक्चर बनाकर दे देता है। यही आपका हेलिकल स्ट्रक्चर बनाकर देगा। ओके, हेलिकल स्ट्रक्चर। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। ये है आपका आइकोसाहेड्रल का। अब हम देख लेते हैं कि आइकोसाहेड्रल क्या सिमेट्री प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे एक एक लाइन, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली पता चलेगी। इसके देखिए, अगर मैं देखूँ इस डायग्राम को बनाऊँ, तो ये देखिए ये फोल्ड पूरा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा फोल्ड है। ओके, जिसको उसने पूरी तरीके से फोल्ड करके रखा है। तो न्यूक्लिक एसिड में होता है डीएनए आरएनए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए और आरएनए होता है। सिलेंड्रिकल, जैसे ये सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए और आरएनए आर द एंड द कैप्सोमेयर्स, जो कैप्सोमेयर्स होते हैं, कैप्सोमेयर्स आर वाउंड टुगेदर, या फिर आप कह सकते हैं बाउंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। जो वायरस का स्ट्रक्चर होगा कैप्सिड का, वो सेंट्रल कैविटी को और हॉलो ट्यूब को कवर अप करके रखेगा। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है सेल्यूलर फैशन में ये प्रोटीन के जितनी भी चीज़ें होंगी इसके अंदर, स्कैफोल्डिंग भी प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चरल भी प्रोटीन होगा, टेगुमेंट भी प्रोटीन होगा। तो हर चीज़ आपकी प्रोटीन से, ये चीज़ जो भी आपको दिख रही है ये प्रोटीन से मिलकर बनती है। तो एक डिस्क शेप का चीज़ हम बना लेते हैं, जिसको हम हेलिकल ट्यूब में पूरे न्यूक्लिक एसिड के मिडिल और अराउंड बना देते हैं। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर कवर हो गया। आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि बीच में कहीं आपके जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना, पर पूरा ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है, कवर अप करके रखते हैं ताकि वो किसी भी डैमेज से उसको रोक सकें। ठीक है, या फिर तो उसको हम बाद में जब होस्ट के अंदर जाएं तब उसको ओपन करें तो हमारा काम बन जाए। हमें मेन चीज़ तो वही लेकर जानी है ना, तो उसको हम छुपा के लेकर जाएंगे। ठीक है, वायरस हैविंग हेलिकल सिमेट्री आर लॉन्ग रॉड्स। ठीक है, लॉन्ग रॉड्स की तरीके से होंगे। जो लेंथ होगा हेलिकल कैप्सिड का, वो डिटरमाइन करेगा कि क्या उनमें न्यूक्लिक एसिड है, कितना न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, उस पे डिटरमाइन करेगा। ओके, कोई भी आपका डायमीटर डिपेंड करेगा, उसके साइज, शेप, इंटरेक्शन, उसके प्रोटोमर्स कैसे हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, जैसे प्रोटोमर उनके किस स्ट्रक्चर में या किस सिमेट्री में बैठ रहे हैं, कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनका स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल आपका टोबैको मोज़ैक वायरस है हेलिकल सिमेट्री का, और इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये एग्जाम्पल होगा। टोबैको मोज़ैक वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ क्यूबिकल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, तो पहले मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि क्यूबिकल और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती क्या है, वरना इससे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप पढ़ लेंगे और आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है कि आइकोसा क्या ही चीज़ हो गई। ओके, तो ये ले लिया हमने ब्लैंक पेपर, और आइकोसाहेड्रल कैप्सिड या आइकोसाहेड्रल सिमेट्री के बारे में हम आपको बताते हैं। तो अगर मैंने बनाया आइकोसाहेड्रल, तो इसमें मैं बोलती हूँ कि अलग अलग फोल्डिंग्स होती हैं सिमेट्री में। अब वो चीज़ मैंने क्या बोल दी, नहीं समझ में आई। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसा होगा, मैं आपको स्टेप्स में बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। या फिर तो मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो भी आपको समझ में आएगा।
कुछ इस तरीके की आपकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। दिस इज द आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। ओके, ये हो गई आपको आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। अब इसमें आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि इनका एक अपना प्लेन है, ठीक है। आइकोसाहेड्रल में अलग अलग प्लेन होता है, तो ये मल्टी लेयर्ड होते हैं। व्हाट आर दे आर मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड होंगे। डिफरेंट रोटेशनल एक्सेस होंगी इनके पास, डिफरेंट रोटेशनल एक्सेस, डिफरेंट रोटेशनल एक्सेस होगी। अलग अलग फोल्डिंग्स होंगी, फोल्डिंग भी इनमें डिफरेंट दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये आपको प्लेन में दिखाई दे रहा है। अभी हम इसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो आपको 3D दिखाई देगा। ये 3D स्ट्रक्चर आपको दिखाई देने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इस बेसिक से डायग्राम को देखूं तो मुझे यहाँ पे कितने फोल्ड दिखाई दे रहे हैं? मुझे यहाँ पे 3 फोल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। कितने फोल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं? 3 फोल्ड स्ट्रक्चर। अब ये 3 फोल्ड स्ट्रक्चर मुझे कैसे दिखाई दे गया? तो ये जब आप बीच में ये देख रहे हैं, ये है ट्राइंगल बना रहा है, तो यही आपका 3 फोल्ड स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि ये 3 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। 12 साइड्स होती हैं। अगर आपने उसका आइकोसाहेड्रल के बारे में सुना हो तो 12 साइड्स होती हैं उसकी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे होती हैं। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ें कि ये सिमेट्री होती है इसकी। ओके, और मैंने अगर ऐसे रब करना शुरू किया तो आज के दिन में तो मैं नहीं रब कर पाऊँगी, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। इसी का दूसरा पार्ट अगर हमने देखा तो अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, जो मैंने भी आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। इसमें हमको 3 फोल्डिंग दिखाई देगी, मल्टी लेयर दिखाई देगी, रोटेशनल एक्सेस दिखाई पड़ गई। इसको रोटेट कर दिया मैंने, थोड़ा हल्का सा रोटेट किया, ठीक है, तो हमको वैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे गया था। अगर मैंने इसको ऐसे थोड़ा हल्का सा और रोटेट किया तो अब मुझे क्या दिखाई दे गया? मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेट मी चेंज द कलर। इसको मैं आपको बनाने को नहीं कहूँगी, वरना फिर आप पागल हो जाएंगे इसको बनाते बनाते ही। अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया बनाने को तब आप ऐसे बना के दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक अलग तरीके की सिमेट्री। यहाँ पे ये आपको, अगर आप ऐसे ओवरव्यू करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सिमेट्री आपको दूसरी तरीके की दिखाई दे रही है। अब इसमें हम देखते हैं तो 5 फोल्ड दिखाई देते हैं हमको, ठीक है। 5 फोल्ड कैसे दिखाई दे जाएंगे हमको? 1 2 3 4 5, 5 फोल्ड है। तो ये 5 फोल्ड सिमेट्री हो गई। हर एक रीजन का अदर रीजन है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं टॉप व्यू से तो ये होगा, आपको 5 फोल्ड सिमेट्री दिखाई देगी। इसमें आपको 3 फोल्ड सिमेट्री दिखाई दी थी। ओके, अब हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर मैंने इसको फर्दर रोटेट किया, इसको मतलब आप डाइज समझ लीजिए, डाइज की तरह, कि ये मल्टी लेयर्ड है। हर एक लेयर पे आपको एक नई चीज़ दिखाई देगी। ओके, विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैप्सोमेयर्स आपको एक अलग फोल्ड दिखाई देने वाला है। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ब्लू से ही ड्रॉ कर रहे हैं तो ब्लू से ही ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा किया, देखिए, देन मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया तो फिर मेरे को क्या मिल गया? लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, कुछ ऐसे सिमेट्री मिल गई। तो ये दोनों सिमेट्री, ये दोनों प्लेन को अगर मैं देखूं तो ये 2 फोल्ड है। फोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो ये 3 फोल्ड था, पर अगर मैं इन दोनों को देखूं, ऊपर और नीचे, इन दोनों को देखूं, ठीक है, तो ये मुझे 2 फोल्ड दिखाई देगा, 2 फोल्ड दिखाई देगा। तो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में सारे वैरायटी, इसके प्रोटीन अलग बन रहे थे, इसके प्रोटीन अलग थे, इसके प्रोटीन अलग थे। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। कि ये वाला आपने व्यू देखा तो अलग प्रोटीन, ये व्यू अलग प्रोटीन, ये व्यू अलग प्रोटीन। वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? 5 3 2। यहाँ पे आपको 5 फोल्ड दिखाई दे रहा था,
यहाँ पे आपको 3 फोल्ड दिखाई दे रहा था, यहाँ पे आपको 2 फोल्ड दिखाई दे रहा था, यहाँ पे 5 फोल्ड दिखाई दे रहा था। डिफरेंट फोल्ड में डिफरेंट प्रोटीन अरेंज होते हैं, इसी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा शब्दों में पढ़ने की कोशिश करते हैं सो दैट हमको ये चीज़ समझ में आ जाए मोर ओवर। ओके, आइकोसाहेड्रल, इसको क्यूबिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इनके पास, इसका आइकोसा का मतलब भी होता है 20। ठीक है, पॉलीगॉन होते हैं जिनके 20 फेस होते हैं, फेसेस होगा बेटा ये, फेसेस, एंड 12 कॉर्नर्स होते हैं, 12 कॉर्नर्स। हर जगह यहाँ पे फेस को फेसेट लिख दिया गया है। एंड आइकोसाहेड्रॉन जो होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, हर एंगल इक्वल होता है। आइकोसाहेड्रल फॉर्म्स अ न्यूक्लियोकैप्सिड हैव अ शेप ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन का या पॉलीहेड्रॉन के तरीके से उनके फेसेस होते हैं, वर्टिसेस जिसको बोलते हैं, ये डिफरेंट वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, वर्टिसेस का क्या मतलब होता है, अलग अलग साइड्स। आइकोसाहेड्रल के जो कैप्सिड्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं एक नॉब लाइक शेप में, जिसको हम कैप्सोमेयर बोलते हैं। पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ईच कैप्सोमेयर इज जनरली मेड अप ऑफ 5 और 6 प्रोटोमर्स का बना होता है। ठीक है, इतने ही प्रोटोमर्स को मिलाकर अगर हम बोलें तो कैप्सोमेयर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, पेंटामेयर्स बोल रहे थे या पेंटॉन्स बोल रहे थे। अगर 5 यूनिट्स हैं तो उनको हम पेंटामर्स बोलेंगे, 6 सब यूनिट्स हैं तो हेक्सामर बोलेंगे। ऐसे ही हम लोग अलग अलग बोलेंगे। तो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर अगर मैंने देखा, जेनेटिक मटेरियल को कवर अप करने के लिए ही होता है। ठीक है, इनक्लोज करने के लिए होता है। अगर मैं देखूं कि आइकोसाहेड्रल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो वो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कितने कितने कैप्सोमेयर यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, आरएनए वायरसेस हो सकती हैं इसमें, क्योंकि आपका हेक्सामर्स ऑफ देयर मैनी ऑफ which having identical protomeres in the pentamers and hexamers। जितने भी pentamers और hexamers होंगे वो आपके क्या होंगे, आइडेंटिकल होते हैं कभी कभी। ठीक है, अब यहाँ पे एडेनोवायरस आर द एनिमल वायरस हुज कैप्सिड इज 252 कैप्सोमेयर्स एंड देयर पेंटामर्स आर पेंटामर्स, जो आपके 5 फोल्डिंग के दिखाई दे रहे थे, वो मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स ऑफ यूनिट। तो जितने भी मैंने बताए हैं आपको, हर एक तरीके से, सिर्फ 3 बताए हैं, उसके और भी तरीके हो सकते हैं। 12 साइड्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग साइड के अलग अलग प्रोटीन आपको मिलके, मतलब अलग अलग प्रोटीन के सब यूनिट्स मिलेंगे तो आपको अलग अलग व्यू दिखाई देने वाला है वायरस का। ये आइकोसाहेड्रल की एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसीलिए इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, दैट इज़ बैक्टीरियोफेज वायरस। इसको मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है, दो इसको लोग हम लोगों को ईजी लगता है। दीज वायरसेस डो नॉट हैविंग प्योरली हेलिकल और क्यूबिकल, क्योंकि देखिए इनमें क्यूबिकल भी देता है और हेलिकल भी होता है, तो ये मिश्रण है। ठीक है, मिक्स हैं, मिश्रण आपको दिखाई देगा इसमें। सिमेट्री बट हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिकल एंड द हेलिकल सिमेट्री एंड मे ऑल्सो हैव द कॉम्प्लेक्स आउटर वॉल और हेड टेल मॉर्फोलॉजी। हेड और टेल मॉर्फोलॉजी का ये बना होता है। हेड टेल मॉर्फोलॉजी मतलब हेड यहाँ पे, टेल यहाँ पे। ठीक है, तो हेड टेल मॉर्फोलॉजी भी यहाँ पे इनको बोला जाता है कि हेड टेल मॉर्फोलॉजी कौन से वायरस स्ट्रक्चर की थी, तो हम बैक्टीरियोफेज वायरस का नाम लेते हैं। Head of the virus is icosahedral shape with a helical shape tail। हेलिकल शेप की इनकी टेल होती है और हेड कैसा होता है, आइकोसाहेड्रल होता है। जैसा जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे शुरुआत में ही, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन इनका सराउंड करेगा किस चीज़ से, न्यूक्लियोकैप्सिड से, जो सर्टन वायरसेस में दिखाई देता है उसको हम इनवलप बोलते हैं। इनवलप इनमें बैक्टीरियोफेज में दिखाई देता है। ओके, जो वायरस का इनवलप होता है वो मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, एंड आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द होस्ट सेल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन के बाद वो रिक्वायर्ड हो जाता है होस्ट सेल से। वायरसेस विच डू नॉट हैव द इनवलप आर कॉल्ड नेकेड वायरसेस और नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। जिनके पास वायरस नहीं, जिन वायरस के पास इन्वेलप नहीं होता है उनको हम नॉन इन्वेलप्ड वायरस या नेकेड वायरस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब कुछ बातें हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में जो इन्वेलप के बारे में बताई गई हैं यहाँ पे। इन्वेलप क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेनस लेयर होगी जो सराउंड होगी न्यूक्लियोकैप्सिड की। ठीक है, ये वायरस इन्वेलप्ड वायरस कहलाएंगे जिनके पास इन्वेलप प्रेजेंट होगा, जिनके पास नहीं होगा वो नॉन इन्वेलप्ड या नेकेड वायरस बोले जाएंगे। मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स
एंड बैक्टीरियल वायरसेस आर इन हैविंग इन्वेलप्ड, वो इन्वेलप्ड होते हैं, उनके ऊपर एक इन्वेलप की लेयर होती है। एनिमल वायरस लाइक हर्पस वायरस और टोगा वायरस हैव इन्वेलप्ड आइकोसाहेड्रल, आप वायरसेस बोल सकते हैं, उनके पास टेल और हेड मॉर्फोलॉजी होती है। दिस एनवलप इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड आर, ये हम पहले ही बता चुके हैं ये पॉइंट आपको कि एक्वायर्ड हो जाता है एट टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। अगर हम देखें सिंस एनवलप इज फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, अगर एनवलप फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है तो हम उसको यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लियोमॉर्फिक की तरह। क्यों, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके शेप क्या करेंगे, वैरी करेंगे। अभी हमने देखा ना कि शेप कैसे वैरी कर रहे हैं, तो ये कुछ बात हो चुकी है। और मैट्रिक्स प्रोटीन में क्या होता है, जो कैप्सिड को होल्ड करके रखता है, न्यूक्लियो कैप्सिड को होल्ड करके रखेगा, मैट्रिक्स प्रोटीन होगा, ठीक है। इन्वलप जो होता है एनिमल वायरस का, वो फॉर्म होता है, वो दूसरे फर्स्ट सेल से फॉर्म होता है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है होस्ट सेल की, वो एग्जिस्ट कर जाती है सेल में बडिंग के थ्रू, ठीक है। इन्वलप प्रोटीन आर कोडेड, अगर कोडेड होंगी तो वायरल जीन्स होंगी उनमें, ऑफकोर्स ये बात है, जहाँ पे वर्ड आ जाता है कोडेड वहाँ पे वायरल जीन को प्रेजेंट होता है। ऑन द वायरल इन्वलप स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड स्पाइक्स और यू कैन से पेप्लोमर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कोडेड होती हैं। दीज स्पाइक्स प्रोवाइड बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करती हैं, रिसेप्टर्स की तरह काम करती हैं कि रिसीविंग सिग्नल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द वायरस एज दे कैन बी डिफर, ओके। अब यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप एक बारी रीड करिएगा, ओके। रीड करने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको अभी ही रीड करके बता देती हूँ, बिकॉज वी डू नॉट हैविंग टाइम कि हम अब आपको बताएं या आप हमको बताएं कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा, तो मैं एक पूरी उसकी अलग से इस स्लाइड के लिए क्लास लें। जो पहली चीज़ लिखी हुई है कि इनकी जो इनफेक्टिबिलिटी है एनवेलप्ड वायरस की, वो मोस्ट डिपेंड करती है आपके वायरल जीनोम पे, कि वायरल जीनोम क्या है उसके हिसाब से उनका वायरल इन्वेलप होगा, ठीक है। वायरल इन्वेलप, जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं वो नॉट बी एबल टू इन्फेक्ट होस्ट सेल इफ़ द वायरल इन्वेलप्ड इज डिस्ट्रॉयड, अगर उनका वायरल इन्वेलप डिस्ट्रॉयड हो गया तो मतलब कोई ऐसी एंटीबॉडी बना दीजिए जो उनके वायरल एनवलप को डिस्ट्रॉयड कर दे, तो वो होस्ट को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से, गलत तरीके से या सही तरीके से। तो इन्वेलप्ड वायरस आर सस्पेक्टेबल होते हैं, ठीक है, टू द एक्शन ऑफ द लिपिड सॉल्वेंट सच एज ईदर क्लोरोफॉर्म और डिटर्जेंट। वायरस का उनका ऊपर का इन्वेलप ख़त्म, ठीक है, तो ससेप्टेबल होते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि कुछ अगर ऐसा था तो मतलब वायरस को इन्वेलप्ड वायरस है तो इतना ज़्यादा सैनिटाइज़र के यूज़ किए गए हैं उस टाइम पर भी, ये कॉमन सेंस है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। वायरस के पास लिपिड सॉल्वेंट होते हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, उनके लिपिड सॉल्वेंट ही उनके स्प्रेड को या ट्रांसमिशन को कंडक्ट करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, ठीक है। वेयर एज मोस्ट नेकेड वायरसेस आर रेजिस्टेड टू देम, जो नेकेड वायरस होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। 5 स्ट्रक्चरल फॉर्म वायरस जो होता है अगर इन नेचर आर नेकेड आइकोसाहेड्रल, जिसको मेडिनो वायरस या पिकॉर्ना वायरस बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, ये सारे नेकेड हैं, हेलिकल टोबैको मोज़ेक वायरस सब नेकेड हैं, ठीक है। M3 बैक्टीरियोफेज, M13 इन्वेलप्ड आइकोसाहेड्रल, रुबिलिना, ये जितने भी वायरस के यहाँ पे नाम लिखे हैं दे आर सो ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है। जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होगा जीनोम का, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या फिर तो वो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। ये पहली बार बता देता, वायरस का डीएनए जीनोम या फिर तो आरएनए होगा या फिर तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं। वायरल जो न्यूक्लिक एसिड है वो लीनियर हो सकता है या सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर तो लीनियर होगा या सर्कुलर होगा, ठीक है। सेगमेंटेड जीनोम अकर इन फ्रेगमेंट, इसमें सेगमेंटेड जीनोम जो होंगी वो फ्रेगमेंट में होंगी। तो ये आपका किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो इसके ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, ये दिस इज़ स्ट्रक्चरल, पर ये है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। यहाँ पे जितनी भी बात करी जा रही है वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करी जा रही है। तो जब आप इसको पढ़िएगा तो उसके ऊपर अगर आपका मन करे तो इसके ऊपर लिख दीजिएगा कि ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सेगमेंटेड जीनोम अकर इन फ्रैगमेंट्स एज 2 or more pieces of nucleic acids are coded for the various protein, 2 से 4 न्यूक्लिक एसिड भी आपके वेरियस प्रोटीन बना सकते हैं। ईच सेगमेंट इज बिलीव्ड
इंडिविजुअल जीन कैरी करेगा, ये बिलीव किया जाता है, तो वो इन्फेक्शन करने के लिए ठीक ठाक है, इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। जीनोम साइज भी वैरी कर सकती हैं ग्रेटर एक्सटेंट तक। मोस्ट डीएनए वायरसेस आर डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि कितने तरीके के वायरसेस होते हैं। वेयर एज मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस आर सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड उनका जीनोम मटेरियल भी बहुत एक्सटेंट तक वेरी करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस आर यूजुअली जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड वायरसेस होते हैं, आरएनए वायरस होंगे। प्लांट वायरस जितने भी होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तब भी आप कमेंट सेशन में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। Take care and best of luck for your future and for your exams as well. They are coming soon. Thanks a lot.